नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण की हुंकार जैसे ही थोड़ी मध्यम होने लगती है, हथियार फिर से ललकारने लगते हैं। कागजों पर दस्तखत होते हैं, शांति की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ और सिर्फ बारूदी बारिश दिखाई देती है। क्योंकि दुनिया का कोई भी सूरमा अपनी जिद से बाज नहीं आ रहा। आज सुलगती हुई दुनिया की 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि विनाश का चक्रव्यूह कितना प्रचंड हो चुका है। पहली तस्वीर देखिए। होर्मुज में अभी कुछ ही घंटों में जहाजों की आवाजाही शुरू हुई थी कि ईरान ने रातों रात एक बड़ा पैंतरा चल दिया। तेहरान का नया फरमान है, अगर होर्मुज से गुजरना है तो 48 घंटे पहले परमिशन लेनी होगी। यानी महाशक्तियों से कूटनीतिक डील करके भी ईरान ने समंदर का सिकंदर बनने का फैसला कर लिया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था की गर्दन पर तेहरान की तलवार लटक रही है। अब आइए दूसरी तस्वीर पर, जहां शांति नहीं, सीधे विध्वंस की कहानी है। क्या मिडिल ईस्ट के खून में शांति है ही नहीं? हालात तो यही बयां कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके एक मंत्री तो एक कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं कि पूरे लेबनान को जलाकर राख कर देंगे। चर्चा तो यहां तक है कि इस बार सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि एटम बम के इस्तेमाल की तैयारी है। यानी नेतन्याहू का मिशन है मिडिल ईस्ट में संपूर्ण विनाश और पूरे मिडिल ईस्ट का सफाया। अब तीसरी और सबसे खौफनाक तस्वीर। मॉस्को के आसमान से पानी नहीं, मौत का काला तेजाब बरस रहा है। यूक्रेन के स्वॉर्म ड्रोन्स ने पुतिन के अभेद्य किलों को भेदकर मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को शोलों में तब्दील कर दिया। पूरे रूस में हाहाकार मचा, आसमान काला हो गया, पूरी दुनिया थर-थर कांप रही है। इसके बाद पुतिन ने पलटवार किया और यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया। ऐसा हमला हुआ यूक्रेन पर, पूरा यूक्रेन दहल गया। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में पहुंच चुकी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल से हमले का दावा है। कम से कम 47 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने की बात कही जा रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है, कहा है आम और निर्दोष नागरिक इस हमले में मारे गए हैं। जिसके बाद ईरान भी भड़क गया है और ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया है, फिर से बंद कर दिया है। ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यानी 3 महीने की जंग रुकी तो समझौता हुआ, लेकिन होर्मुज का रास्ता खुलते ही ईरान ने नया चक्रव्यूह रच दिया। रातों रात बनाई गई पीजीएसए अथॉरिटी ने दुनिया की नींद उड़ा दी और कह दिया कि ईरान की मर्जी के बगैर होर्मुज से एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। एंट्री से 48 घंटे पहले अर्जी मनमर्जी का रूट बंद और ईरान की शर्तों पर भारी भरकम इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया। तो क्या अमेरिका से कूटनीतिक डील के बहाने ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था का गला घोंट दिया है? क्या सुपर पावर भी इस मामले में बेबस है? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन, दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सबसे सुलगता हुआ अखाड़ा होर्मुज स्ट्रेट। तीन महीने तक बंद रहने के बाद यह रणनीतिक जलमार्ग व्यापार के लिए दोबारा खोल तो दिया गया, लेकिन अब यहां आजाद समंदर जैसा कुछ भी नहीं। अमेरिका और ईरान समझौते के बाद तेहरान ने अपना असली रंग दिखा दिया। ईरान ने इस रास्ते को पार करने वाले
हर एक कमर्शियल जहाज के लिए वो कड़े नियम लागू कर दिए हैं जो अमूमन कोई देश अपने घरेलू पानी में लागू करता है। अब किसी भी देश का जहाज मनमर्जी से इस सीमा में दाखिल नहीं हो सकता। होर्मुज में एंट्री से ठीक 48 घंटे पहले ईरान की नई अथॉरिटी को ऑनलाइन लिखित सूचना देनी होगी और जहाजों के पास ईरान की नई अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त पुख्ता इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। तो वहीं कोई भी कैप्टन अपनी मर्जी से शॉर्टकट या पुराना रूट नहीं चुन सकता। ईरान ने जो विशेष शिपिंग कॉरिडोर तय किए हैं, जहाज सिर्फ वहीं से गुजरेंगे। यानी ईरान ने सीधे शब्दों में कह दिया कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो समंदर में आपके जहाज के साथ कुछ भी हो सकता है। ईरान जानता है कि वो किस नस पर हाथ रख रहा है। 3 महीने के टकराव के बाद दुनिया तराही कर रही थी, तेल की किल्लत बढ़ रही थी। ईरान ने रास्ता तो खोल दिया, लेकिन चाबी पूरी तरह अपने हाथ में ले रखी है। जो अमेरिका कल तक ईरान पर प्रतिबंध लगा रहा था, आज उसी अमेरिका के दस्तखत वाले समझौते की आड़ में ईरान ने होर्मुज पर अपना लीगल कंट्रोल यानी कि कानूनी संप्रभुता स्थापित कर ली है। अब सवाल उठता है कि ईरान ने जहाजों को अपनी मर्जी का रूट बदलने से क्यों रोका है। ईरान का तर्क है कि अंडर वाटर माइंस यानी बारूदी सुरंगें हो सकती हैं या सुरक्षा के अन्य खतरे हो सकते हैं। इसलिए उसने ईरान के लारक द्वीप के पास से गुजरने वाला एक सकरा उत्तरी चैनल तय कर लिया है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे सुरक्षा नहीं बल्कि ईरान की जियोपॉलिटिकल दादागिरी कह रहे हैं। साठ और 90 दिनों की इस मुफ्त अवधि के दौरान दुनिया के तमाम बड़ी शिपिंग कंपनियां ईरान के इस नए डिजिटल पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएंगी। वो ईरान के तय रूट से जाने की आदी हो जाएंगी और जैसे ही समय बीतेगा, ईरान इस मिसाल का इस्तेमाल करके हर जहाज से टैक्स, फीस और अपनी शर्तों पर इंश्योरेंस वसूलना शुरू कर देगा। यानी होर्मुज का चरित्र हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस पूरे खेल में ईरान बाजी मार ले गया? जवाब काफी हद तक हाँ है। ईरान ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। उसने अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया और 3 महीने की पाबंदियों के असर को खत्म कर दिया। और उसने सऊदी अरब और यूएई जैसे अपने प्रतिद्वंदी खाड़ी देशों को ये संदेश दे दिया कि उनके तेल के व्यापार की लाइफलाइन आज भी तेहरान के रहमो करम पर है। तो वहीं बिना कोई बड़ी जंग लड़े, सिर्फ कूटनीतिक और कानूनी दांवपेच से उसने दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट पर अपना एकाधिकार मजबूत कर लिया।
दुनिया की महाशक्तियां देखती रह गई। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के नाम का ऐसा मोहरा चला जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। तो साफ है कि समंदर की लहरें भले ही आज शांत दिख रही हों, होर्मुज से जहाजों की आवाजाही भले ही दोबारा शुरू हो गई हो, लेकिन इस शांति के पीछे ईरान का वो बड़ा रणनीतिक प्लान है जो आने वाले सालों में ग्लोबल ट्रेड की दिशा तय करेगा। 48 घंटे पहले सूचना देने और ईरानी शर्तों पर इंश्योरेंस कराने का ये नया हथकंडा असल में दुनिया के सामने ईरान की वो ताकत है जिसे अब चाह कर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन और तेहरान के बीच समझौता तो हुआ, लेकिन इस समझौते की आड़ में ईरान ने जो पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनाई है उसने ये साबित कर दिया कि होर्मुज का असली सुल्तान कौन है। अब देखना ये होगा कि क्या सुपर पावर अमेरिका और दुनिया के बाकी बड़ी इकोनॉमीज ईरान की इन शर्तों के आगे हमेशा हमेशा के लिए घुटने टेक देंगे, या आने वाले दिनों में समंदर के इस नए सुल्तान को चुनौती मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के मध्यस्थता से इजराइल हिज्ब में सीज फायर की खबर आ रही है, यानी कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल ने सीज फायर किया। लेकिन अब ताजा अपडेट यह भी है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल ने अभी अभी बड़ा अटैक कर दिया है। अमेरिका की नाराजगी के बाद भी हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया है ईरान ने, और इसके बाद माफ कीजिएगा इजराइल ने, और इसके बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया। यह जानकारी मिल रही है। हालांकि ट्रंप के सलाहकार ने सीज फायर का दावा किया। लेबनान पर हमले नहीं करेगा इजराइल, यह अमेरिका का दावा था। स्विट्जरलैंड वार्ता से पहले सीज फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट यह है कि होर्मुज पर ब्लॉकेड लगा दिया है ईरान ने, और इजराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला कर दिया जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। तो क्या वाकई लेबनान में मिसाइलों का शोर थम गया है? क्या वाकई इजराइल हिजबुल्लाह में सीज फायर हो गया है? लेकिन इस शांति के पीछे जो कूटनीतिक थ्रिलर है वो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट को भी मात देते हैं। दिन शुक्रवार, जगह स्विट्जरलैंड का वो शहर जहां दुनिया की दो सबसे जानी मानी दुश्मन ताकतें यानी अमेरिका और ईरान इतिहास बदलने के लिए टेबल पर बैठने वाले ही थी। लेकिन बातचीत शुरू होती उससे ठीक पहले खबर आई कि इजरायली फाइटर जेट्स ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान को कब्रिस्तान बनाने की ठान ली है। एक ही रात में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वो भीषण बमबारी की जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया। लेबनान में 21 लोग मारे गए। जवाब में हिजबुल्लाह ने पलटवार किया और इजराइल के 4 सैनिक भी ढेर कर दिए।
इस हमले ने स्विट्जरलैंड में बैठे ईरानी कूटनीतिज्ञों का खून खौला दिया। ईरान ने दो टूक कह दिया कि जब तक हमारे सबसे खास साथी लेबनान पर बमबारी नहीं रुकेगी, हम अमेरिका से कोई बात नहीं करेंगे। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने सूटकेस पैक कर लिए। डील फंस चुकी थी। 3 महीने की मेहनत पानी में मिलने वाली थी। हालात इतने नाजुक हो गए कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी अपनी स्विट्जरलैंड की यात्रा को आनन फानन में टालना पड़ा। जब अमेरिका ईरान शांति समझौते पर इजराइल के रवैये से पानी सिर से ऊपर चला गया, तब एंट्री हुई दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल लीडर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। सूत्रों के मुताबिक वॉशिंगटन से तेल अवीव एक फोन कॉल गया। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर इस कदर बिफरे जिसकी कल्पना नेतन्याहू ने भी नहीं की होगी। ट्रंप ने सीधे शब्दों में नेतन्याहू को एहसान गिनाना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया कि बीबी यानी कि नेतन्याहू होश में आ जाओ। अगर व्हाइट हाउस में मैं न होता तो आज इजराइल का वजूद खत्म हो चुका होता। अमेरिका की मदद के बिना तुम ये जंग 2 दिन भी नहीं खींच सकते। मेरी डील को नुकसान पहुंचाना बंद करो और तुरंत युद्ध रोको। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, जेडी वेंस ने भी नेतन्याहू पर जमकर बरसे। अमेरिका का साफ संदेश था, हमें ईरान के साथ न्यूक्लियर और रीजनल डील हर हाल में चाहिए। अगर इजराइल इस शांति के बीच में आया तो अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक मदद पर कड़ा फैसला ले सकता है। इस दबाव ने नेतन्याहू के पैर उखाड़ दिए।
एक तरफ अमेरिका इजराइल को घुटनों पर ला रहा था तो दूसरी तरफ ईरान बैक चैनल से हिजबुल्लाह को शांत कर रहा था। पर्दे के पीछे इस महा सीज फायर को मुमकिन बनाने के लिए 3 देश एक्टिव थे, कतर, अमेरिका और ईरान। कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, ईरान ने हिजबुल्लाह को वाशिंगटन की शर्तों पर राजी किया और अमेरिका ने इजराइल की नकेल कसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस त्रिकोणीय दबाव के बाद आखिरकार शुक्रवार को इजराइल और हिजबुल्लाह युद्ध विराम को फिर से लागू करने पर सहमत हो गए। हालांकि दोनों ने अभी तक दुनिया के सामने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, क्योंकि दोनों ही अपनी जनता के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सीज फायर टिकेगा? क्या लेबनान के आसमान से मौत के बादलों की विदाई हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, या फिर से एक छोटा सा टी ब्रेक है? शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि आज भी इजराइल की कैबिनेट से आवाजें आ रही हैं कि लेबनान को जलाकर राख कर दो। इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री नेतन्याहू पर सीजफायर तोड़ने का दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी अपने घावों को भरने और दोबारा रीग्रुप होने के लिए इस समय का इस्तेमाल कर रहा है। जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन बारूद की गंध अभी भी हवा में मौजूद है। तो लेबनान में आज मिसाइलें थमी हैं, बच्चे मलबे से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं और इसके लिए निश्चित तौर पर अमेरिका और ईरान की वो कूटनीति जिम्मेदार है जिसने अपने अपने दोस्तों को आंखें दिखाकर शांत कराया। डोनाल्ड ट्रंप की फटकार काम आई और ईरान का दबाव भी रंग लाया। लेकिन मिडल ईस्ट के इतिहास को जानने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ शांति के समझौते अक्सर बहुत नाजुक होते हैं। जब तक इजराइल में लेबनान को राख करने की जिद पालने वाले नेता मौजूद हैं और जब तक हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों का जखीरा है, तब तक ये कहना नामुमकिन है कि युद्ध विराम कब तक टिकेगा। क्या स्विट्जरलैंड में अब अमेरिका ईरान की महाडील पूरी हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त आक्रमण में। आपको बता दें, यूक्रेनी ड्रोन हमले से मॉस्को में दहशत फैल गई है। एक साथ 250 ड्रोन से हमला किया गया है। बहुत बड़ा हमला हुआ है। मॉस्को के आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। हमले के बाद मॉस्को में काली बारिश भी हुई है, केमिकल वाली बारिश हुई है। घरों की खिड़कियों पर, छत पर काली चिकनी परत जम गई। तस्वीर आपके सामने है। देखिए किस तरह से मॉस्को के आसमान में काले धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन ने किस बड़े पैमाने पर मॉस्को में अटैक किया और उसके बाद पूरे मॉस्को में दिन के वक्त ही अंधेरा छा गया। यानी यूक्रेन ने पुतिन के घर में घुसकर उनका गुरूर तार-तार कर दिया। मॉस्को की धरती दहल उठी है। आसमान से पानी नहीं, मौत का काला तेजाब बरस रहा है। जेलेंस्की के 250 आत्मघाती ड्रोन्स ने रूस के अभेद्य सुरक्षा कवच को चीर दिया और सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी शोलों में तब्दील हो गई। पूरे मॉस्को में काले चिपचिपे तेल की काली बारिश से हड़कंप मच गया। मॉस्को की सड़कों पर खौफ का वो मंजर दिखा जिसकी कल्पना पुतिन ने कभी नहीं की थी।
जंग जब मॉस्को की दहलीज को लांघकर पुतिन के बेडरूम तक पहुंच जाए तो अंजाम कितना खौफनाक होता है, इसकी गवाही रूस की राजधानी की ये तस्वीरें दे रही हैं। यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन्स ने मॉस्को के दिल पर प्रहार किया। राजधानी की विशालकाय तेल रिफाइनरी पर जब यूक्रेनी ड्रोन काल बनकर गिरे तो आसमान में कई 100 फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी। रिफाइनरी धू धू कर जलने लगी और पूरे मॉस्को के आसमान को काले धुएं के विशालकाय दैत्य ने घेर लिया। लेकिन असली दहशत सुबह शुरू हुई। मॉस्को के कई रिहायशी इलाकों में आसमान से महीन बूंदों के रूप में काला चिपचिपा तेल गिरने लगा। गाड़ियां काली पड़ने लगी, इमारतों की खिड़कियों पर काली परत जम गई और सुबह वॉक पर निकले लोगों के कपड़े काले धब्बों से सन गए। रूसी प्रशासन ने पहले तो इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब मॉस्को के नागरिकों ने खुद वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाले तो पुतिन सरकार की बोलती बंद हो गई। इस हमले में 17 से ज्यादा रूसी नागरिक गंभीर रूप से झुलस गए। मॉस्को के इतिहास में ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं। सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और पेंडसिर से लैस मॉस्को के सुरक्षा घेरे को यूक्रेन ने कैसे ध्वस्त कर दिया। कैसे 250 लड़ाकू ड्रोन पुतिन के नाक के नीचे पहुंच गए। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन ने इस बार स्वार्म ड्रोन कूटनीति का इस्तेमाल किया। यानी एक साथ एक ही समय पर अलग अलग दिशाओं से सैकड़ों ड्रोन्स को बहुत कम ऊंचाई पर उड़ाया गया। कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण रूस के भारी भरकम रडार इन छोटे ड्रोन्स को पकड़ने में नाकाम रहे। जब तक रूस का डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता तब तक यूक्रेन के कई ड्रोन्स रिफाइनरी के मुख्य फ्यूल टैंक से टकरा चुके थे। यूक्रेन ने पुतिन के इसी ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाया और रूस के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। इस भीषण बेइज्जती के बाद रूस की सेना बौखला गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने तुरंत इमरजेंसी बुलेटिन जारी कर दावा किया कि ये यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा और हताशा में किया गया हमला था। रूस का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटे के भीतर मॉस्को समेत देश के अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन के लगभग 1000 ड्रोन्स और कई खतरनाक क्रूज मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया। रूस भले ही 1000 ड्रोन मार गिराने का दम भर रहा हो, लेकिन सच ये है कि
जो 10-20 ड्रोन रूस के सुरक्षा घेरे को भेद कर अंदर घुसे। उन्होंने मॉस्को का नक्शा बिगाड़ दिया, पुतिन के उस दावे की हवा निकाल दी जिसमें वो कहते थे कि रूस की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। मॉस्को के आसमान में हुई इस काली बारिश ने पुतिन के सब्र का बांध तोड़ दिया। क्रेमलिन के गलियारों से खबर आ रही है कि पुतिन अब तक का सबसे बड़ा और अंतिम प्रतिशोध लेने की तैयारी कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले के बाद पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव को पूरी तरह शमशान बनाने का आदेश दे सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन, संसद और उनके तमाम सैन्य कमांड सेंटरों पर रूस अपनी किंजल और इस्कंदर जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से महाविनाशक हमला कर सकता है। बात यही नहीं रुकती। अगर यूक्रेन ने मॉस्को पर हमले बंद नहीं किए तो पुतिन अपनी नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत गैर परमाणु देश यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यानी छोटे परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मॉस्को के आसमान से गिरी काली बूंदें सिर्फ तेल की छींटे नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि यह युद्ध अब किसी भी हद को पार कर चुका है। यूक्रेन ने पुतिन के उनके घर में ललकारा और पुतिन जैसे नेता को ललकारने का अंजाम क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है। क्या यूक्रेन का ये ड्रोन हमला ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी जीत साबित होगा या फिर ये यूक्रेन के पूरी तरह मिट जाने की वजह बनेगा? क्योंकि जब पुतिन पलटवार करेंगे तो वो हमला सिर्फ ड्रोन्स का नहीं होगा, वो हमला मिसाइलों और शायद परमाणु हथियारों का महाविनाश होगा। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में भस्म होने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पुतिन और ज़ेलेंस्की की जिद इस धरती को राख के ढेर में तब्दील करके ही मानेगी। यह सवाल इसलिए है क्योंकि यूक्रेन रूस की जंग उस खौफनाक मोड़ पर आ चुकी है जहां से सिर्फ तबाही और महाविनाश का रास्ता नजर आता है। ये 21वीं सदी का वो बदनसीब दौर है जहां रातें दिवाली के पटाखों से नहीं बल्कि करोड़ों के क्रूज मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स के धमाकों से रोशन हो रही हैं। क्रेमलिन से एक नया फरमान निकलता है और यूक्रेन की छाती पर मिसाइलों की ऐसी लहर दौड़ जाती है जो सब कुछ स्वाहा कर देती है। ज़ेलेंस्की के दावे अपनी जगह हैं। पश्चिमी देशों की मदद अपनी जगह है, लेकिन हकीकत इस मलबे में दफन है।
यूक्रेन का कीव हो, खार्किव हो या ओडिशा, हर शहर अब एक कब्रिस्तान की तरह खामोश और डरावना दिखने लगा है। वीरानी ऐसी कि रूह कांप जाए, खौफ ऐसा कि हर सेकंड मौत का साया मंडराता रहे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।